जय हिंद दोस्तों। काल एकेडमी आप लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अकबर का जो सीरीज चल रहा था उसमें अगला सीरीज में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे अब अकबर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के अलावा अब वो किधर बढ़ता है, तो ये पूरब की ओर बढ़ता है। पूरब की ओर बढ़ने के पहले उसे ऐसा लगता है कि गुजरात बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके लिए। रीजन का है कि गुजरात जो है ऐसा जगह स्थित है और वो बहुत धनवान प्रदेश है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। गुजरात के बारे में, गुजरात क्या है कि बहुत धनवान प्रदेश है, उस समय का भी था और अभी भी बहुत गुजरात धनवान प्रदेश है। उसे पश्चिमी देशों से व्यापार करने का केंद्र स्थल है, क्योंकि ये ऐसा जगह था कि अगर ये पश्चिम देश से व्यापार करना है तो गुजरात होकर ही हमें कहाँ जाना पड़ता है, तो पश्चिमी देश में। मक्का की यात्रा करने वाले जितने मुसलमान थे ये सारे इसी गुजरात से होकर ही वो मक्का जाते थे। तो इस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता था। राजस्थान को तो जीत लिया, राजस्थान को जीतने के पश्चात ही गुजरात का विजय और सुरक्षा संभव था कि पहले राजस्थान जीत गया तभी अब ये गुजरात पर ही आक्रमण कर सकता था। अकबर के विद्रोही संबंधी मिर्जाओं ने, जितने भी अकबर के विद्रोही थे सारे कहाँ थे छिपे हुए? गुजरात में, क्योंकि गुजरात ऐसा था कि वो पूर्ण तरीके से स्वतंत्र रहा है। सब यहाँ आकर यहाँ के राजा जो है सबको शरण दे रखा था और गुजरात की अव्यवस्था से लाभ उठाकर वे काफ़ी शक्तिशाली बन चुके थे। गुजरात का जो शासक था उतना उसका व्यवस्था अच्छा नहीं था, तो जितने भी अकबर के जितने भी मिर्जा थे जो उनके खिलाफ थे सब गुजरात में जाके बसे हुए थे। गुजरात का शासक था मुजफ्फर खां थे। ये इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुजफ्फर खां तृतीय, याद रखिएगा क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन है, तो मुजफ्फर खां तृतीय उस समय था जो पूरी तरह से अयोग्य था। मुजफ्फर खां जो पहले का था बाबर खां के टाइम का वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन मुजफ्फर खां तृतीय बहुत ही कमज़ोर अयोग्य शासक था। लोग भी बहुत तरस थे उससे। एक प्रकार से अपने अधिकारी इतमाद खां का कैदी था, समझिए। इतमाद खां एक प्रकार का वहाँ उसका अधिकारी था। तो मुजफ्फर खां नहीं चलाता था शासक, कौन उसके जगह कौन? इतमाद खां, याद रखिएगा। क्या? इतमाद खां। इतमाद खां ही पूरा शासन चलाता था, यानी कि बस ये क्या था, एक कठपुतली बनकर रह गया था। राज्य की स्थिति बहुत ही अव्यवस्थित थी, वहाँ की प्रजा में पूरी तरीके से असंतोष था। ऐसी परिस्थिति में अकबर ने गुजरात को जीतने का निषेध किया कि ये सही समय कि गुजरात को जीता जा सके। और 1572 में 1572 याद रखिएगा, 1572 में खुद आगे बढ़ा। बोला कि अब इतना महत्वपूर्ण जगह है तो किसी और को ना भेजकर खुद ही चला जाए लड़ने के लिए। तो क्या किया, ये खुद गुजरात की ओर चला। मुगलों का कोई विशेष विरोधी न हुआ और साधारण युद्ध के पश्चात ही अहमदाबाद पर इसने अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार किया? तो अहमदाबाद पर इसने अधिकार बहुत इजी तरीके से कर लिया। कोई भी विरोधी इनको न मिला, ज़्यादा कहीं लड़ाई झगड़ा का ज़रूरत नहीं पड़ा। मुगलों का कोई विरोधी न होकर भी साधारण ही युद्ध में और भी जितने भी गुजरात के बहुत सारे ज़िले थे उस पर अधिकार कर लिया। मुजफ्फर खां, इतमाद खां आदि सभी ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया। बात रहा मुजफ्फर खां तृतीय, हम देखें कमज़ोर तो था ही। इतमाद खां भी सोचा कि अब लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रजा भी उसके विरोध में है, इसके कारण तुरंत ही ये हार गया। अकबर ने आगे बढ़कर काम्बे तक अधिकार किया। कहाँ तक गया? तो काम्बे तक। काम्बे तक ये क्या किया? अधिकार किया। इब्राहिम मिर्ज़ा का पीछा, इब्राहिम मिर्ज़ा जो था उसका अकबर के यहीं विरोधी था, उसका पीछा किया और इतना आगे तक चला गया और अति विषम परिस्थिति में सरनाल के युद्ध में, कौन सा युद्ध? तो जो मिर्ज़ा था इब्राहिम मिर्ज़ा को, सरनाल का युद्ध, ये सब युद्ध कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको, कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। बट लेकिन क्वेश्चन यूजीसी नेट और यूपीएससी में तो बोल देते सरनाल का युद्ध कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो मिर्ज़ा और अकबर के बीच में हुआ था। मिर्ज़ा हार गया था, अकबर की विजय हो गई थी। ठीक है। वापस आते ही उसने सूरत के किले पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया? सूरत के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है। सूरत का किला भी अब अकबर के पास आ गया। इस प्रकार गुजरात की विजय संपूर्ण हो गई। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अभी बता रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही
वहाँ से रिटर्न हो रहा था विजय संपूर्ण कर कर खान ए आजम मिर्ज़ा अजीम कोका, ठीक है, दोनों याद है। खान ए आजम की उपाधि मिला था, नाम क्या था उसका, मिर्ज़ा अजीम कोका कोला है ना, कोका कोला नहीं है, ये कोका है। मिर्ज़ा अजीम कोका को गुजरात का सूबेदार बना दिया गया, ठीक है। मिर्ज़ा अजीम कोका को क्या बनाया गया, गुजरात का, क्योंकि अकबर थोड़े ही, अकबर तो आगरा में बैठेगा, तो मिर्ज़ा हकीम कोका को क्या बना दिया गया, उसका सूबेदार बना दिया गया, जिसे खाने आजम की भी उपाधि दी गई, और अकबर आगरा वापस आ गया। अकबर आगरा वापस पहुंचा ही था, जैसे ही पहुंचा, हमने बोला था कि वहाँ के क्या जो लोग थे काफ़ी तरस थे, वो अव्यवस्था लेकर, तो जैसे ही अकबर आगरा पहुंचा, गुजरात में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। कब, 1573 में। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। 1573 में क्या हुआ, 72 में आया ही और 73 में विद्रोह हो गया। मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा जो दौलताबाद भाग गया था, एक मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा था, कहाँ भाग गया था, दौलताबाद भाग गया था। अब वो देखा कि अकबर तो चला गया, तब हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। तो जो अकबर मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा फिर से क्या हुआ, गुजरात वापस आ गया, और असंतुष्ट जितने सरदार को एकत्रित किया, जो अकबर और से असंतुष्ट था, सबको एकत्रित किया, और उसके बाद वो सारे लोग किस कहाँ पर आक्रमण कर दिया, अहमदाबाद पर, अहमदाबाद पर आक्रमण कर दिया। कितने, जो सारे विद्रोही थे। खाने आजम ने अकबर से सहायता मांगी। खाने आजम कौन था, तो मिर्ज़ा अजीम कोका, कोका कोला बोला कि प्यास लगा भाई, हमें कोका कोला चाहिए, जल्दी लेकर आओ अकबर। तो अकबर से उन्होंने क्या सहायता मांगी कि भाई हमें सहायता चाहिए। अकबर ने फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी से लेकर अहमदाबाद तक, अहमदाबाद तक की जो 450 मील की दूरी थी, 450 मील की जो दूरी थी, मात्र 9 दिन में पूरा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतेहपुर सिकरी से लेकर अहमदाबाद जो अकबर है, 450 मील की दूरी मात्र 9 दिन में पूर्ण किया। स्वयं अकबर की उपस्थिति से विद्रोही आश्चर्यचकित रह गए कि ये इतना जल्दी कैसे आ गया, 9 दिन में कैसे पहुंच गया, सभी को आश्चर्य होने लगा। अहमदाबाद के निकट जो युद्ध हुआ उसमें विद्रोही पूरी तरीके से परास्त, अकबर के सामने कहाँ टिक पाता ना, है ना, पूरी परास्त हो गया। शाह मिर्ज़ा फिर से भाग गया और गुजरात का विद्रोह पूरा समाप्त हो गया। खान आजम को ही, जो कोका था, मिर्ज़ा अजीम कोका को ही वहाँ का सूबेदार रखा गया, बदला नहीं गया। उसके साथ में टोडरमल, टोडरमल को क्या किया गया, वहाँ रखा गया, टोडरमल को, क्योंकि वहाँ पैसा बहुत था ना, बहुत अमीर शहर था। टोडरमल को गुजरात का लगान व्यवस्था, जो लगान टैक्स वगैरह, वो व्यवस्था को देखने के लिए टोडरमल को वहाँ पर छोड़ दिया गया, ठीक है। गुजरात का दूसरा आक्रमण अकबर के ही नहीं बल्कि संसार के इतिहास में बहुत ही द्रुतगामी, क्योंकि वो ये फतेहपुर सिकरी से अहमदाबाद मार्च 450 मील 9 दिन में पूरा किया। इससे तेज कभी भी आक्रमण नहीं हो पाया, इसको द्रुतगामी आक्रमण माना गया। द्रुत मतलब बहुत तेज होता है। गुजरात मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। यहीं पर अकबर की भेंट पहली बार किससे हुई, पुर्तगाली से हुई। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कि सबसे पहले अकबर पुर्तगाली से कब मिला, तो गुजरात के युद्ध में ही उसे मिला, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आता है कहाँ, तो किससे, पुर्तगाली से, पोर्चुगीज जिसको कहा जाता है ना, पोर्चुगीज से पहली बार ये गुजरात युद्ध में वो मिला। गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने सबसे पहली बार समुद्र देखा, है ना, इससे पहले वो समुद्र कभी नहीं देखा था, क्योंकि गुजरात समुद्र के नज़दीक है ना। पहली बार उसने गुजरात विजय, जब गुजरात उसने विजय की, उसी की स्मृति में अपने जहाँ से निकला था, कहाँ से, फतेहपुर सिकरी से, वहीं पर क्या उन्होंने किया, क्या बुलंद दरवाज़ा बनाया, ठीक है, क्या बनाया, बुलंद दरवाज़ा। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया, अकबर ने। क्यों बनाया, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कहाँ बनाया, तो ये फतेहपुर सिकरी में। और जो फतेहपुर सिकरी से जो अहमदाबाद का दूरी के 450 मील उसने 9 दिन में पूरा किया। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लीज़ अगर आपको इम्पॉर्टेंट लिखे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो आप प्लीज़ इसको लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, हायर कम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। अब गुजरात तक तो
काम्बे तक के चला गया। अब इसके बाद आया बिहार और बंगाल, है ना। अब आया बिहार और बंगाल। वहाँ बिहार बंगाल में सूर्यवंश के पतन के पश्चात बिहार के अफगान सूबेदार सुलेमानी किरानी, क्या नाम था, किरानी रखते हैं, सुलेमानी किरानी, किरानी याद रखते हैं, किरानी, किरानी मतलब बनिया होता है ना, किराना स्टोर। किरानी ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र शासक बना दिया गया था। सूर्यवंश खत्म हुआ तो अफगान तो पहले से ही तैयार था वहाँ पर। वो किरानी जो क्या किया, अपने को स्वतंत्र शासक बना लिया। उसने बंगाल को जीतकर असम की सीमा तक, बिहार बंगाल और असम तक अपना क्षेत्र पूरा स्प्रेड कर चुका था। उसने अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर भी ये अपने को स्वतंत्र मानता रहा, क्योंकि उसको पता था कि आधिपत्य नहीं स्वीकार करेंगे तो आक्रमण हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो अपना क्या किया कि अपना साम्राज्य बढ़ाता चला गया। 1572 में उसकी मृत्यु हो गया। 1572 में एक किरानी का मृत्यु हो गया। उसके पश्चात उसका जवान पुत्र दाऊद उसकी गद्दी पर बैठा। क्या उनका नाम, दाऊद, दाऊद इब्राहिम समझ सकते हैं आप इसको, पढ़िएगा, आगे बताएंगे तो लगेगा सही में दाऊद इब्राहिम था ये। दाऊद क्या करता है, गद्दी का मालिक बना। दाऊद ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और पटना के मुगल किले पर आक्रमण कर दिया। ये अपने पिताजी किरानी की तरह नहीं था। ये क्या किया कि जैसे ही से राजा बना, अपने को बोला हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के अंदर में काम नहीं करेंगे। और जिसके बाद क्या हुआ, इसने पटना का मुगल का एक किला था, मुगल के किले पर आक्रमण कर दिया। मुगल की किला कहाँ था, मुगल किला पटना, पटना में इसने क्या किया, आक्रमण कर दिया। अकबर ने मुनीम खान खाना को दाऊद पर आक्रमण करने के लिए भेजा। किसको भेजा कि भाई ज़्यादा ये आगे बढ़ रहा है, मुनीम खान जी जाइए आप वहाँ आक्रमण किए। तो मुनीम खां को उसको आक्रमण करने के भेजा और बिहार को जीतने का आदेश दिया कि बिहार आप जीतिए। 1574 में मुनीम खां ने दाऊद पर आक्रमण किया। कब, तो 1574 में मुनीम खां ने दाऊद पर आक्रमण किया। दाऊद पर आक्रमण जैसे ही किया, स्वयं अकबर भी उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा। हाजीपुर के किले को जीतकर, हाजीपुर का किला है ये गंगा नदी जो है उसके उत्तर में है। कहाँ पर, तो हाजीपुर, हाजीपुर के किले पर ये आक्रमण कर दिया। उसके बाद हाजीपुर के जीतकर अकबर ने संपूर्ण बिहार को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, दाऊद बंगाल की ओर भागा। बोला कि अब बिहार में मेरे को अब संभव नहीं है, इसीलिए वो बिहार छोड़कर बंगाल की ओर भागा। मुनीम खां को बंगाल को जीतने का उत्तरदायी किया कि अब जाइए आप, बिहार तो जीत गए। मुनीम खां बोले, आपको बोला गया कि जाइए अब बंगाल को जीतिए। अकबर बोला कि आप जाइए, मैं जाता हूँ फतेहपुर सिकरी, आप उसको जीत कर आइए। अभी तक दाऊद ने एक भी स्थान पर मुगलों से लड़ाई नहीं किया था, बस भागता रहा। मुनीम खां ने गढ़ी और उसके पश्चात बंगाल की राजधानी टांडा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन, तो मैं इसको लिखना चाहूँगा, आप प्लीज़ इसको लिखिएगा। उस समय बंगाल की राजधानी कौन थी, टांडा। कौन था, टांडा, बंगाल की राजधानी टांडा। इस प्रकार से बंगाल की राजधानी टांडा को भी जीत लिया। अभी तक दाऊद ने एक भी स्थान पर मुगलों पर मुकाबला नहीं किया। 1575 1575, ये देखिएगा 1575 में तुकरोई नामक स्थान पर, कौन सा, तुकरोई ये तुकरोई नामक स्थान पर पहली बार मुगलों का मुकाबला किया। कौन, ये हमारा दाऊद। और पहली बार ये आक्रमण किया, उसी समय परास्त हो गया और वहाँ से वो भाग गया। दाऊद ने मुनीम खां से एक संधि कर ली, जिसके अनुसार उसने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, जैसे उनके पिताजी ने किया था। और उड़ीसा की जागीर दिया गया कि भाई आप उड़ीसा की जागीर रखिए और आप वहाँ अपना जागीर चलाइए। परंतु जैसे ही मुनीम खां की मृत्यु हुई, क्योंकि मुनीम खां ताकतवर था, मुनीम खां देखा कि मुनीम खां तो मृत्यु हो गई और दाऊद खां ने मुगलों से की गई संधि को तुरंत ठुकरा दिया और टांडा यानी बिहार का बंगाल का राजधानी टांडा पर आक्रमण करके उसे जीत लिया, मुनीम खां के मरते ही। अकबर ने खाने जहां को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा। किसको, खाने जहां को, ठीक है।
मुनीम खां की जगह कौन आया, क्वेश्चन आएगा तो मुनीम खां की जगह खाने जहां को बंगाल का सूबेदार बनाया। अंत में राजमहल के निकट हुए एक युद्ध में दाऊद पकड़ा गया और लास्ट में उसको मृत्यु दंड दे दिया गया कि ये इसको माफ़ी के लायक नहीं। एक बार तो माफ़ किया गया, लेकिन ये फिर से ही आक्रमण और युद्ध में लड़ा और धोखा दिया, संधि को ठुकरा दिया। तब जाकर उसको बोला कि नहीं, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, उसे मृत्यु दंड दिया गया। बंगाल पर मुगलों पर पूर्ण तरीके से अधिकार हो गया। इस प्रकार 2 वर्ष 1574 से 76 के संघर्ष के पश्चात बिहार और बंगाल पर मुगलों का अधिकार हुआ। वी स्मिथ ने बोला कि बंगाल का स्वतंत्र राज्य जिसका अस्तित्व प्रायः 236 वर्ष तक रहा, मक्कार दाऊद के साथ, क्योंकि देखिए मक्कार इसीलिए बोला कि जब संधि था तो अब संधि के अनुसार चलना चाहिए था, दाऊद के साथ जिसे शासन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, समाप्त हो गया। इस प्रकार से बंगाल और बिहार दोनों का दोनों किसके अंदर आ गए, मुगल के अंदर आ गए। अब एक बार फिर से चलेंगे नॉर्थ वेस्ट में, काबुल के बारे में बोला जाता है। काबुल, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी जो है उस समय काबुल। काबुल के साथ क्या हुआ, अकबर का सौतेला भाई हाकिम मिर्जा, अकबर का सौतेला भाई जिसका नाम था हकीम मिर्जा, क्या था, हकीम मिर्जा, काबुल का शासक था। 1566 से 67 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया। 1566 से 67 में क्या किया, पंजाब पर आक्रमण का, सौतेला भाई था ना, आक्रमण किया परंतु उसको विफल कर दिया गया, वो जीत नहीं पाया। 1581 में फिर से भारत में आया, 1581 में फिर से भारत पर आया, फिर से आक्रमण किया। उस समय बंगाल और बिहार में विद्रोह चल रहे थे और विद्रोही अकबर के स्थान पर हकीम मिर्जा को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के तरफ, जितने भी विद्रोही थे, अकबर वहाँ से था नहीं, बंगाल और बिहार गया हुआ था, तो जितने विद्रोही सोचा कि इसी हकीम मिर्जा को अब क्या करें, दिल्ली पर बैठा दिया जाए, अकबर को भगा दिया जाए। ठीक, ऐसा हुआ। कौन, अकबर के विद्रोही ने ऐसा किया। अकबर की धार्मिक नीति से असंतुष्ट होकर कुछ मुल्ला मौलवी भी अकबर के विरुद्ध थे, क्योंकि उनकी धार्मिक पूरी तरह से क्या था, सहिष्णु था, सबको बराबर मानते थे। तो मुल्ला मौलवी लोग जितने थे अकबर के विरुद्ध थे, धार्मिक कर्तव्य के अनुसार उन्होंने बोला कि ठीक है, यही सही है, हकीम मिर्जा को बैठाया जाए और अकबर को हटाया जाए। अकबर के कुछ प्रतिष्ठित सरदार भी हकीम मिर्जा से अकबर के विरुद्ध पत्र व्यवहार कर रहे थे। कुछ ऐसे ऐसे जो हाई पोस्ट पे बैठे थे उसको भी पसंद नहीं आ रहा था अकबर, जिसके कारण वो क्या किए कि लेटर लिखते थे जो भी उनके विरोधी थे। इसी स्थिति में हकीम मिर्जा को लाभ प्राप्त होने की आशा हुई, परंतु जब वह सिंधु नदी पार कर लाहौर तक बढ़ा तब अपनी आशा के विपरीत उसने देखा कि पंजाब में उसे कोई सहायता ही नहीं दे रहा है। इसी बीच अकबर स्वयं मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। देखा ये जैसे ही पार किया कि भाई चलो अब लड़ाई करते हैं, तब देखा कि ये जितने भी मुल्ला मौलवी साथी वाले उनका कोई साथ देने को तैयार नहीं थे। तब इनको लगा कि भाई ये तो हम गड़बड़ स्थिति में आ गए, यहाँ तो हम सोचे थे कि सब लोग हमें हेल्प करेंगे, लेकिन कोई हमें हेल्प नहीं किया और अकबर खुद ही लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। हकीम मिर्जा ने जब ये देखा कि भारत में अकबर की स्थिति दृढ़ है और यहाँ उसे कोई भी सहायता न मिल सकेगी, तब वह वहाँ से फिर से भाग गया काबुल, कहा कि अब हम जीत नहीं पाए, काबुल भाग गया। अकबर ने राजा मान सिंह को काबुल पर अधिकार करने के लिए आगे भेजा। किसे भेजा, मान सिंह को काबुल पर अधिकार करला कि बार बार नहीं तो फिर ही आक्रमण करेगा, इसलिए क्या करते हैं, हम ही आक्रमण कर देते हैं। तो मान सिंह को भेजा कि जाओ काबुल पर क्या आक्रमण करो, और स्वयं भी धीरे धीरे पीछे पीछे आगे बढ़ा कि अगर मान सिंह को ज़रूरत होगा तो हम उसको हेल्प करेंगे। राजा मान सिंह ने काबुल पर अधिकार बहुत आसान तरीके से कर लिया और हकीम मिर्जा सब बिना लड़े ही भाग गए वहाँ से भी। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा, परंतु अकबर ने उससे व्यक्तिगत रूप से पेश होने की मांग की थी कि तुम खुद मेरे सामने आओ तब हम ये मानेंगे। उसने बोला कि नहीं, सामने तो हम नहीं आएंगे, अकबर पे हमें भरोसा नहीं है। अकबर क्या किया कि उसकी बहन जो थी बख्तुनिसा बेगम, किसकी बहन, तो जो हकीम मिर्जा की बहन थी, क्या नाम था उसका, बख्तुनिसा बेगम, बख्तुनिसा बेगम को काबुल का सूबेदार बनाकर वापस आ गया कि भाई वो अच्छी थी, वो चाहती थी कि भाई हम विस्तार करें अपना काबुल को अच्छे तरीके से, इसीलिए बख्तुनिसा बेगम को वहाँ का सूबेदार बनाया गया। अकबर जैसे कि वापस आने पर हकीम मिर्जा काबुल फिर से आ गया और स्वयं शासन की देखभाल करने लगा, अपनी बहन को लगभग हटा दिया और खुद वो क्या किया
कि अपना काबुल देखने लगा। अकबर, यद्यपि उसकी शासन बहन के नाम पे ही होता रहा, लेकिन देखता कौन था, ये हकीम मिर्ज़ा। परंतु उसी वर्ष जुलाई 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। 1581 में क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। जुलाई 1581 में मृत्यु हो गई। अकबर ने काबुल को मुग़ल साम्राज्य में पूर्ण तरीके से मिला लिया। 1581 में मिला लिया। कब? 1581, जैसे उसकी मृत्यु हुई, ये काबुल पूरी तरीके से मुग़ल में आ गया और मान सिंह को वहाँ का सूबेदार बनाया गया। ये राजा मान सिंह को क्या किया गया, वहाँ का सूबेदार बना दिया गया। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से काबुल पर भी अब पूरी तरीके से मुग़ल आधिपत्य हो चुका है। काबुल लास्ट पोजीशन तक पहुँच गया। देख रहे हैं कैसे पूरी तरीके से मुग़ल आधिपत्य बढ़ता चलता जा रहा है। अब बात करेंगे हम कश्मीर का। किसका बात करेंगे? तो कश्मीर का। कश्मीर जो नॉर्थ इंडिया, कश्मीर के शासक था उस समय का यूसुफ खां। क्या था? यूसुफ खां। कश्मीर का शासक का नाम, ये सब याद रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है, खासकर हायर कॉम्पिटिटिव में तो ज़रूर। यूसुफ खां ने अकबर की अधीनता स्वीकार करना मान लिया था, परंतु वह स्वयं अकबर से भेंट करने नहीं आया था, जैसा कि पहले भी हुआ है ना। इस कारण अकबर उससे संतुष्ट नहीं था कि मेरा बात नहीं माना। मैंने उसको बोला आओ यार, हमसे मिलो, तब तो हम आगे समझेंगे कि तुमने स्वीकार किया कि कश्मीर को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने का निश्चित कर लिया है कि अब सिर्फ अधीनता से काम नहीं चलेगा, हम अब उसे कश्मीर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाएंगे। 1585 में वह स्वयं एक बड़ी सेना लेकर पहुंचा। 1585 में ये खुद बहुत बड़ी सेना लेकर लाहौर की ओर बढ़ा। 1586 में कासिम खां 1586 में कासिम खां और भगवान दास को कश्मीर विजय के लिए भेजा। यूसुफ खां ने मुग़लों का मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से किया, परंतु जो युद्ध था अधिक न चला, क्योंकि निश्चित है कि भाई कश्मीर छोटा सा एक राज्य था और मुग़ल का तो सेना बढ़ता ही चला गया था। यूसुफ खां ने मुग़लों का मुकाबला रियली बहुत अच्छे तरीके से किया। यूसुफ खां अपनी दुर्बलता समझ गया और मुग़ल सेना जारे बर्फ़ और रसद की कमी से दुखी थी। इधर यूसुफ खां को भी लगता था कि भाई हम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे मुग़ल के सेना के सामने। लेकिन मुग़ल सेना में भी प्रॉब्लम क्या था कि मुग़ल सेना कभी इतना ज़्यादा जारा बर्फ़, सबसे बड़ी बात राशन का वहाँ बहुत कमी हो गया। तब इस प्रकार से यूसुफ खां और मुग़ल दोनों संधि को तैयार हो गए, परंतु जब अकबर के सामने प्रस्तुत हुआ, अकबर तो पहले से काफ़ी गुस्सा था उससे, लेकिन संधि के बाद अकबर के सामने जब उसे प्रस्तुत किया गया तो उसे कैद कर लिया गया। यूसुफ खां को कैद, इसीलिए तो नहीं जा रहा था उसके सामने, लेकिन गया तो उसे कैद कर लिया गया, क्योंकि संधि शर्तें अकबर को स्वीकार नहीं थी। यूसुफ खां के पुत्र जो थे याकूब खां ने मुग़लों के मुकाबले की तैयारी की, परंतु राजधानी श्रीनगर में विद्रोह हो जाने के कारण उसे भी वापस जाना पड़ा। याकूब खां जो था पुत्र यूसुफ खां का, वो भी कुछ नहीं कर पाया। अकबर के आदेश से आगे बढ़ती हुई मुग़ल सेना ने श्रीनगर पर अधिकार कर लिया। हाँ, तो श्रीनगर पर अधिकार कर लिया। याकूब खां फिर भाग गया वहाँ से। बाद में वो भी आत्मसमर्पण कर लिया और उसे कैद कर लिया गया। इस प्रकार 1586 में कश्मीर को भी मुग़ल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। देख रहे हैं किस प्रकार से मुग़ल सेना आगे बढ़ती जा रही है ना। पावरफुल तो है ही, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं दिमाग भी लगाया, सब कुछ अलग तरीके से सोचा, है ना। अकबर का सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से किसी भी राज्य को सम्मिलित करना चाहता है। अकबर ये चाहता है कि आप आधिपत्य स्वीकार कर लीजिए, आप हमें टैक्स दीजिए और अपना शासन चलाइए। कुछ मान जाते हैं, राजपूत जैसे लोग मानते नहीं हैं। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे सिंध के बारे में। इसके बारे में तो सिंध के बारे में पढ़ेंगे। अब्दुल रहीम खाने खाना को मुल्तान का सूबेदार बनाकर अकबर ने उसे सिंध को जीतने के लिए भेजा। किसे? खाने खाना। कौन खाने खाना? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। इसको बोला गया कि ठीक है, आप जाइए और मुल्तान का सूबेदार हम आपको बनाएं, लेकिन बनाए हैं उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? सिंध को जीतना पड़ेगा। खाने खाने वाला ठीक है। 1591 में क्या किया? खाना खाना ने सिंध पर आक्रमण कर दिया। सिंध के शासक जानी बेग, कौन थे?
जानी बेगबल जानी, अब तो लड़ाई का समय आ गया। उसने साहस से मुगलों का मुकाबला किया, परंतु 2 युद्ध हुए दोनों के बीच में, और अंत में जानी बेग को जान देनी पड़ी और हार गया, और उसने मुगल साम्राज्य आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ठट्टा सुना होगा आप लोगों ने, ठट्टा और सहबान, ठट्टा और सहबान के किले और संपूर्ण सिंध मुगलों के अधिकार में आ गए। इस प्रकार से सिंध पर भी किसका अधिकार हो गया? मुगलों का पूर्ण अधिकार हो गया। मैं आप लोगों को एक एक कर सारे राज्य के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे कौन शासक कहाँ थे, कैसे कैसे इसने मुगल ने आक्रमण किया और राज्य को जीतता चला गया। बलूचिस्तान देखेंगे अब, बलूचिस्तान, ठीक है। फरवरी 1595, फरवरी 1595 ये समय, ठीक है, में मीर मासूम को बलूचिस्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजा। किसे भेजेगा? मीर मासूम, बेचारा मासूम था लेकिन फिर भी बोला कि ठीक है लड़ेंगे हम। तो कहाँ भेजा गया? बलूचिस्तान भेजा गया। किस लिए? लड़ाई करने के लिए। उसी वर्ष सीवी के किले पर आक्रमण करके उसे जीत लिया, ठीक है। उसी वर्ष 1595 में सीवी का किला भी जीत लिया गया। कौन सा किला? तो सीवी का किला, सीबी का किला बलूचिस्तान में जीत लिया गया। बलूचियों से मुगलों ने कंधार की सीमा तक के सभी भू क्षेत्र छीन लिए। बलूचिस्तान से के जो कंधार का जो बाउंड्री था वहाँ तक का सारा किला जो जगह था मुगल के आधिपत्य में आ गया, सारा जीत लिया। इस प्रकार बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया, ठीक है। सब धीरे धीरे मुगल के अंदर में आ गए। अब कुछ और बचे हैं और आगे भी देखें, दक्षिण भारत थोड़ा सा भी देखेंगे वो भी आएगा, लेकिन अभी तक। इसके बाद आया कंधार। तो क्या आया? कंधार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रैल 1595, अप्रैल 1595, क्योंकि जितने भी मुगल था उसका एक सपना था कंधार जीतने का, अभी तक जीत नहीं पाया, लेकिन अब बहुत शक्तिशाली होने के बाद अप्रैल 1595 में कंधार को बिना किसी युद्ध के मुगलों को प्राप्त हो गई। कंधार का राजा खुद डर गया, और उस समय कंधार पर्शिया के अधिकार में था। किसके अधिकार में था? पर्शिया। अब पर्शिया सोच रहा था कि हम क्या देखें, पर्शिया को देखें या कंधार को देखें। तो बोला कि ठीक है हमारे पास उतना वो नहीं है पावर। आप पर्शिया क्या किया? कंधार जो है डायरेक्ट हार मान लिया और अकबर के हाथ वो दे दिया गया। कंधार पर्शिया के अधिकार में था, परंतु वहाँ के तत्कालीन किलेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा के संबंध पर्शियन दरबार से खराब हो गया था। अपनी सुरक्षा के कारण उसने किला स्वेच्छा से बोला कि अब हम लड़ेंगे नहीं, ये किला हमें लगा कि भाई अब नहीं लड़ पाएंगे। तो उसने क्या किया? हुसैन मिर्जा ने आराम से स्वेच्छापूर्वक कंधार को इसको मुगल को थमा दिया, और स्वयं भी क्या हुआ कि भाई हम तो अब रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पर्शिया वाला जीने थोड़ा ही देगा। तो क्या क्या एक काम करते हैं, चलते हैं मुगल राज्य में, वहीं पर रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे। उनकी सेवा करने के लिए अब ये भी क्या हुआ? हुसैन मिर्ज़ा भी उसके साथ में चला गया। अब देखेंगे मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की हलचल, वहाँ पर क्या हो रहा था, है ना। मध्य एशिया में बदखशा बाबर के राज्य की सीमाओं में था। बदखशा कहाँ था? तो बाबर की सीमा में उस समय था। हमने पहले पढ़ा था बाबर के टाइम में। लेकिन हुमायूं के शासनकाल में सुलेमान मिर्ज़ा वहाँ का एक स्वतंत्र शासक बन गया था। उज्बेकों की शक्ति और उसके नेता जो अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में आगे बढ़ते गए तथा बल्ख और बदखशा को अपने अधिकार में कर लिया था। कब? हुमायूं के टाइम में, जिससे राज्य की सीमाएं अफ़गानिस्तान की सीमा से मिल गई। ठीक, इससे अकबर को लगा कि हमेशा वो हमारी पिताजी के हैं भाई, अधिकार में होनी चाहिए, अब उसको हम लेंगे। अकबर मध्य एशिया में राज विस्तार का विचार रखता था, परंतु वह भारत में इतना अधिक व्यस्त रहा कि वो मध्य एशिया की ओर जा नहीं पाया, ध्यान नहीं दे पाया। परंतु उसने उज्बेकों को अफ़गानिस्तान पर आक्रमण करने का अवसर प्रदान नहीं किया कि आप अफ़गानिस्तान पर, उज्बेक भली शक्तिशाली है, जिस दिन आप अफ़गानिस्तान पर आक्रमण कीजिएगा तब हम छोड़ेंगे नहीं। अकबर तब तक क्या अपने भारत में बिजी था, लेकिन उज्बेक को उसको समझा दिया था कि अगर आप जहां अफ़गानिस्तान पर आक्रमण कीजिएगा तो हम पक्का आक्रमण करेंगे। संभवतः अकबर और उज्बेक में एक समझौता ही टाइप था। अकबर ने अब्दुल्ला खां के खुरासान
के आक्रमण का समर्थन किया और जो उस समय पर्शिया के अधिकार में था, जबकि अब्दुल्ला खान ने उसे अफगानिस्तानों का विरोधी जातियों को समर्थन न देने का आश्वासन दिया था। उज़्बेक बोला था कि आप किसी और को आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, लेकिन पर्शिया को सपोर्ट कर ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के विरोधी बन गए। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में उज़्बेक और मुग़ल के संबंध ठीक रहा, मिला जुलाकर ठीक रहा। यद्यपि दोनों शक्तियाँ एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से जरूर देखता था कि कोई कभी भी धोखा दे सकता है। इस काल में हिंदू कुश पर्वतमाला को दोनों राज्यों की विभाजन रेखा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा हिंदू कुश पर्वतमाला है, ये दोनों के बीच का क्या था कि बंटवारा समझ सकते हैं कि बाउंड्री लाइन था। कौन था? हिंदू कुश पर्वतमाला। याद रखिएगा हमेशा ये उज़्बेक जो है हिंदू कुश पर्वतमाला, ये किसका क्या था? बाउंड्री था। अफगानिस्तान और भारत के मध्य उत्तर पश्चिम सीमा पर विभिन्न कबीलाई जाति भी थी निवास करती। वे जातियाँ स्वतंत्र प्रकृति की थी। उनकी जीविका का मुख्य साधन मार्ग पर जाते हुए व्यापारी जो थे उसको लूटना था और अपने मैदानी भागों पर अचानक आक्रमण करके लूट मार करना था। तो इसी रास्ते में मुग़ल भी जाते थे, उनको भी ये लूट लेते थे। अकबर ने इन्हें अपने अधिकार में लेने का करने का प्रयत्न किया। 1600 में, कब? 16, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1600 में रोशनिया कबीला। कौन? तो रोशनिया कबीला बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशनिया कबीला ने सरदार जलाल खां, उसका रोशनिया खां कौन था? जलाल खां। जलाल खां ने अपने अधिकार में करने का प्रयत्न किया। सर हाँ, ये जलाल खां को क्या किया गया, कहाँ पर? गजनी के निकट इसको मार दिया गया। ठीक है, क्योंकि सरदार था और इसी पर सारा कुछ चलता था। तो कहाँ? गजनी के निकट इसको मार दिया गया। एक अन्य जाति यूसुफ जाई, एक रोशनिया देखें, दूसरा यूसुफ जाई। एक मिनट, यूसुफ जाई, ये दूसरा था। एक तो हमने देख लिया रोशनिया का कबीला, ये दूसरा यूसुफ जाई भी मुग़लों को बहुत परेशान कर रहा था। अकबर ने एक बड़ी सेना राजा बीरबल को भेजा गया। राजा बीरबल और जैन खां को बहुत बड़ी सेना के साथ आक्रमण करने के लिए भेजा। उस सेना पर धोखे से आक्रमण किया गया। उस लड़ाई में राजा बीरबल इसी में मारा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा बीरबल किसमें? तो यूसुफ जाई के साथ युद्ध कर रहा था कबीलाई के साथ, उसी समय ये बीरबल मारा गया, क्योंकि धोखे से आक्रमण, ये लोग हमेशा धोखे से ही, जितने कबीलाई होते हैं ना, पीछे से या छिपकर आक्रमण करते, सामने से लड़ाई नहीं करते हैं। उसके पश्चात अकबर ने ये बीरबल के जगह टोडरमल और शाहजादा मुराद के नेतृत्व में एक अन्य सेना भेजा। किसके? तो टोडरमल और साथ में शाहजादा मुराद के बीच में साथ में एक अन्य सेना भेजी, जिसने यूसुफ जाइयों को बुरी तरह परास्त किया। परंतु तब भी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लूटपाट और उपद्रव होते रहे। और भी जितने कबीलाई थे उसको ये अकबर रोक नहीं पाया, क्योंकि कबीलाओं को रोकना बहुत मुश्किल है। जैसे शिवाजी को रोकना दक्षिण भारत में मुश्किल था अंग्रेज़ों के लिए, सेम कबीलाओं को रोकना बहुत ही मुश्किल था अकबर के लिए भी। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे यूरोपवासी, जो यूरोप के लोग यहाँ आ गए थे, यूरोपवासी, है ना। अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली, अंग्रेज और डच भारत पहुँचे। अकबर का जब शासनकाल चला था, कौन कौन था उस समय? पी फॉर पुर्तगाली था, और ई फॉर अंग्रेज, इंग्लिश मैन, और डी फॉर डच। ठीक है, पेड ओके। डच पहुँचे, परंतु 16वीं शताब्दी में भारतीय समुद्र तट पर पुर्तगाली ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सबसे पहला यही आया था, और 1600 स्टार्टिंग में। तो ये सब तो धीरे धीरे कर बाद में, पुर्तगाली तो बहुत पहले से आते रहते ना। अंग्रेज़ों और डचों को इस सदी में कोई व्यापारिक सुविधा प्राप्त नहीं थी। जब तक ये अकबर था, ये दोनों को उतना प्रभाव यहाँ पर नहीं था। पुर्तगालियों ने गोवा, चौल, बम्बई तथा निकट के समुद्री तट पर अपना पूरा प्रभाव स्थापित कर चुका था। अकबर के दरबार में उन्होंने समय समय पर ईसाई पादरी भेजे कि गिरजाघर स्थापित किया जाए, उसकी आज्ञा के लिए। और अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का भी प्रयास किया गया। अकबर को ऐसा बात बताया गया कि आप क्या बन जाइए? ईसाई बन जाइए। ठीक है, लेकिन ये अकबर तो कहता था हम तो कोई धर्म में विश्वास ही नहीं करते, हमारे लिए सारे धर्म एक है।
परंतु अच्छे संबंधों के अतिरिक्त पुर्तगाल अन्य लाभ नहीं पा सके। सिर्फ संबंध अच्छा हुआ पुर्तगाली का किसके साथ, तो अकबर के साथ, लेकिन ज़्यादा कुछ मिला नहीं उनको। इसी प्रकार और भी आगे, क्योंकि अकबर के टाइम में यही हुआ। उसके बाद जब औरंगजेब आए तो इंग्लिश, डच वगैरह उनसे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की थी। तो यूरोपवासी का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अकबर के समय का संबंध नहीं था। अकबर को बहुत बोला कि यार बन जाओ थोड़ा, हमारे जो ये हमारे जो ईसाई धर्म है उसमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं, आपको भी मिलेगी, तो ये सब छोड़ दिया जाए। अब बढ़ेंगे दक्षिण भारत में, अहमदनगर और खानदेश। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, अहमदनगर और खानदेश। अकबर दक्षिण भारत को भी अपनी अधीनता में लाने के लिए बहुत उत्सुक था। 1591 में उसने दक्षिण के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1591 में उसने दक्षिण के खानदेश, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा राज्यों के शासकों के पास यह संदेश भेजा कि वे उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। किसको किसको, तो पहला खानदेश, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। ठीक है, खानदेश, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये दोनों को लेटर भेजा कि भाई हमारी अधीनता आप स्वीकार कर लीजिए वरना बहुत बुरा होगा। खानदेश का राज्य मुगलों की सीमा की सबसे अधिक निकट था, सबसे पहले खानदेश था। ठीक है, और एक प्रकार से दक्षिण भारत का ये प्रवेश द्वार था खानदेश। उत्तर से दक्षिण आने का खानदेश क्या था, प्रवेश द्वार था। उसके शासक अली खां ने मुगलों आधिपत्य स्वीकार कर लिया। क्या नाम था, अली खां। बोला कि यार ज़्यादा लड़ नहीं पाएंगे, हम तो सबसे नज़दीक है, सबसे पहला अटैक तो हम ही पर, हम मिल जाते, ठीक है, हम अकबर के साथ में चले जाते। और उसके शासक अली खां ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया और वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया। अन्य तीनों राज्य जो बचे, उसने क्या किया, अकबर का प्रस्ताव सज्जनता से ठुकरा दिया कि नहीं भाई, हम आपसे लड़ सकते हैं लेकिन हम आपके आगे घुटने नहीं टेक सकते। परंतु स्पष्ट हो जाने के बाद भी मुगलों की बढ़ती हुई शक्ति किसी न किसी समय को उनको समाप्त कर देगी। उनको पता था ये चीज़। दक्षिण के इन राज्यों ने अपनी शक्ति को संचित करने का प्रयत्न नहीं किया और पहले की बात ही आपस में ही लड़ते रहे। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये अपने में, अगर इनको हराना था अकबर को, तो तीनों अगर एक हो जाते तो अकबर इनका कुछ नहीं कर सकते थे। अकबर ने 1593 में शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना, शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना को क्या किया, अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1594 में अहमदनगर के शासक बुरहान मुल्क की मृत्यु हो जाने से राज्य में आंतरिक संघर्ष हो गया। यहाँ देखिएगा कि कहाँ पर आक्रमण किया, अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया गया, लेकिन वहाँ का जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हो गई तो आंतरिक संघर्ष होने लगे और राज्य के एक दल ने मुराद को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित। जहाँ मुराद को भेजा, इसका मतलब क्या कि वो अब डर गया। परंतु मुगलों के वहाँ पहुँचने से पहले ही वजीर मिंदान मंजू नाम था, मिंदान मंजू ने विद्रोह को दबा दिया। स्वयं बीजापुर की सीमा पर जाकर खुद चला गया। बीजापुर के सीमा पर कहाँ चला गया, मिंदान मंजू बोला कि हम ऐसे ही थोड़े छोड़ देंगे अपने राज्य को। वो लड़ाई करने के लिए बीजापुर के सीमा पर जाकर डटा और किले की सुरक्षा का उत्तरदायी चांद बीबी को सौंपा। चांद बीबी का नाम आपने सुना होगा। चांद बीबी को क्या कि उसको बोला कि आप किले को, बीजापुर के किले को आप सुरक्षित रखिए। 1595 ईस्वी में, आप डेट वगैरह याद रखिए, बहुत डेट आता है ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं। 1595 में मुगलों ने अहमदनगर को घेर डाला। अहमदनगर का जो आक्रमण था उसको क्या किया, अहमदनगर को चारों तरफ से घेर डाला। कई माह तक चांद बीबी ने बड़ी योग्यता से किले की सुरक्षा की। चांद बीबी ने बहुत अच्छे तरीके से यह जो किला था उसकी सुरक्षा की। 1596 में आपस में मतभेद, राशन की कमी, बीजापुर तथा गोलकुंडा से अहमदनगर के लिए सहायता आ जाने की संभावना के कारण मुगलों ने संधि करना ठीक सकता।
बहुत दिन हो जाने के बाद उसको लगा कि यार ना हमारे पास राशन है, ना कहीं हम आक्रमण कर पा रहे हैं, सैनिक थक गया है, तब उनको लगा कि यार चलो एक काम करते हैं, अब हम क्या करें, संधि कर लेते हैं। चांद बीबी इसके लिए तत्पर थी। चांद बीबी को भी लगता था, वो भी तो थक गई थी, तो बोले चलो ठीक है यार, कर लिया जाए संधि। एक संधि के द्वारा बुरहान मुल्क के पोते बहादुर शाह को अहमदनगर का शासक स्वीकार किया गया। बुरहान मुल्क जो था उसका पोता बहादुर शाह जो था, अहमदनगर का शासक उसे बना दिया गया। ठीक है, किसे बनाया गया? बहादुर शाह को बना दिया गया। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और बरार का प्रदेश तथा अन्य बहुत सी भेंटें किसको दिया गया? मुगल को दिया गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ मुगल को भेंट में दिया गया। परंतु ये संधि क्या लगता है कि बहुत दिन तक चलेगा? वो भी तीन राज्य को आप संधि के रूप में रख सकते हैं और तीनों एक दूसरे के एंटी, क्या पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। अकबर ने खान खाना और मुराद को अहमदनगर पर फिर से आक्रमण के लिए भेजा। किसको? खान खाना और मुराद। खान खाना और मुराद को फिर से क्या किया? अहमदनगर पर आक्रमण के लिए भेजा। परंतु दोनों के मतभेद की जानकारी होने के बाद खान खाना और मुराद जो है आपस में लड़ते रहते थे स्थान पर, तो खान खाना को बुला लिया गया। खान खाना, यार तुम भूखे हो यार, तुम इसीलिए उसको बुला लिया गया। उसके स्थान पर अबुल फजल को भेजा गया। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या कि दक्षिण भारत में किसे भेजा गया? खान खाना को और मुराद को। खान खाना मुराद के बीच में क्या होता था? हमेशा मतभेद, लड़ाई झगड़ा होता था। अकबर को पता चला, खान खाना बोला घर आ जाओ यार, यहाँ के खाना खा लेना। उसके जगह अबुल फजल को वहाँ भेजा गया। 1597 में शाहजादा मुराद की मृत्यु हो गई। ये जो मुराद बची थी, इनकी मृत्यु हो गई और खान खाना को शाहजादा दनियाल के स्थान पर, खान खाना को शाहजादा दनियाल के साथ, दोनों को, खान खाना को और दनियाल को क्या हुआ? उसको भेजा गया। स्वयं अकबर भी दक्षिण की ओर चला कि हम पीछे सपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कितने सारे सुबेदार वगैरह का भेजे, इंपॉर्टेंट है। यानी कि अकबर को लगता था कि दक्षिण भारत बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, अब तो उसे जीतना ही होगा। 1599 में दौलताबाद पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1599 में दौलताबाद पर मुगलों का अधिकार हो गया और 1600 में अहमदनगर के किले को भी जीत लिया गया। 1600 में अहमदनगर का किला भी जीत लिया गया। इससे पहले ही चांद बीबी को, जिसने मुगलों से संधि करने का प्रस्ताव रखा था, या तो उसी के सरदार ने मार दिया अथवा उसने स्वयं आत्महत्या कर ली। चांद बीबी के बारे में कहा जाता है या उसी के लोगों ने मार दिया या शायद उसने तंग होकर आत्महत्या कर ली। बालक निजाम शाह को ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर भेज दिया गया। जो निजाम शाह था उसको क्या किया गया? बंदी बना दिया गया ग्वालियर के किले में। इस प्रकार वर्षों के संघर्ष के पश्चात बरार, दौलताबाद, अहमदनगर के किलों पर किसका अधिकार हो गया? तो मुगलों का अधिकार हो गया। परंतु इससे अहमदनगर का राज्य समाप्त नहीं हुआ। कुछ ही जगह पर वो क्या किया? आक्रमण, अपना आधिपत्य स्थापित कर पाए। बाकी स्वतंत्र होकर अलग अलग सूबेदार, राजा वहाँ के अधिकार करते रहे। पूर्ण तरीके से अधिकार नहीं मिला था। खान देश का शासक राजा अली खां, देखें खान देश का जो शासक था, खान देश का शासक, उसका नाम था अली खां। वफादारी से मुगलों की तरफ से अहमदनगर के युद्ध में लड़ता हुआ वो मारा गया था। ठीक है, खान देश का जो राजा था अली खां मारा गया था, मुगल के साथ में वो लड़ा था। उसके पुत्र मिरन बहादुर शाह, अली खां का पुत्र मिरन, सिर्फ मिरन याद रखें, मिरन बहादुर शाह ने मुगल के आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया। कहा कि यार हमारे पिता अली खां एक तो साथ भी दिए, मृत्यु भी उनका हो गया, लेकिन अब हम उनके साथ में नहीं जाएंगे। मिरन ने इनकार कर दिया। अपने पिता से की गई मुगलों की संधि को आराम से वो ठुकरा दिया। अहमदनगर से युद्ध चल रहे थे। खान देश ने स्वतंत्रता की रुख को अपना लिया। खान देश बोला ये मिरन की नहीं, अब हम स्वतंत्र हैं, हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। 1599 में स्वयं अकबर ने खान देश की राजधानी जो थी बुरहानपुर, खान देश की राजधानी बुरहानपुर पर अकबर खुद जगया और उसे जीत लिया। परंतु मिरन बहादुर से अपनी सुरक्षा का प्रबंध असीरगढ़ के दृढ़ किले में, असीरगढ़ याद रखिएगा, असीरगढ़ के दृढ़ किला था, वहाँ पर खुद को रक्षा किए हुए था। अकबर ने असीरगढ़ का घेरा डाला,
बहुत माह तक, कितने माह तक घेरे के पश्चात मीरन बहादुर ने डर कर 1600 ईस्वी में क्या किया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। कहा जाता है कि उसने असीरगढ़ के किले को सोने की कुंजियों से खोला था। ठीक है, सोने की चाबी से, ये इम्पोर्टेंट है कि सोने की चाबी से क्या किया था, असीरगढ़ के किले को खोला था। उसे ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर भेज दिया गया। उसे मिरन को कहाँ भेज दिया गया, तो ग्वालियर भेज दिया गया, वहाँ बंदी बना दिया गया और 4000 अशर्फियाँ वार्षिक उसके निर्वाह के लिए निश्चित कर दिया गया कि ठीक है, बंदी तो रहेगा लेकिन उसको बाकी सुविधा दी जाएगी। 4000 अशर्फियाँ हमेशा उसके खर्च के लिए दिए जाएंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1600 तक मुगलों ने खानदेश के स्वतंत्र राज्य को समाप्त कर दिया और अहमदनगर से बराड़ तथा कुछ अन्य भू प्रदेश भी छीन लिए। बुरहानपुर, असीरगढ़, दौलताबाद और अहमदनगर के किले नगर को अपने अधिपत्य में ले लिया। कैसे कैसे लिया, हमने सब कुछ देखा। इस प्रकार अकबर ने अपने समय में न केवल मुगल साम्राज्य को उत्तरी भारत में स्थायित्व, उसके साथ ही साथ उसका दक्षिण विस्तार भी किया। अपनी विजय से अकबर ने कंधार और काबुल से लेकर बंगाल और कश्मीर से लेकर बराड़ तक का भूक्षेत्र अपने अंदर किया। मुगलों के विरोधी अफगान पूर्णतः अब समाप्त कर दिए गए। अब ये केवल अधीन छोटे जागीरदार मात्र बच गए और स्वतंत्र राज्य की इच्छा उनकी शक्ति से बाहर हो गए। अकबर इतना शक्तिशाली हो गया। राजपूत शासक जो था मेवाड़ को छोड़कर, सिर्फ मेवाड़ को छोड़कर मुगलों के विरोधी न रहकर सहायक बन गए थे। मेवाड़ नहीं था, बाकी सब क्या हो गए थे, उनके सहायक बन गए थे अकबर के, और मुगल के अधीनता में थे। अकबर संपूर्ण भारत को तो विजय न कर सका, परंतु उत्तर भारत पूर्णतः उसके अधीन में आ गया, क्योंकि दक्षिण भारत बहुत बड़ा था। उसकी क्षमता ने, किसी की भी क्षमता नहीं थी करने की और एक में, सिर्फ अंग्रेजों को छोड़कर। दक्षिण भारत में वह प्रवेश कर चुका था। अपने उत्तराधिकारियों के लिए संपूर्ण भारत की विजय मार्ग उसने खोल दिया कि आप पूरे भारत में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अकबर ने सम्राट की उपाधि दक्षिण को जीतने के बाद ग्रहण की। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जो सम्राट की जो उपाधि सम्राट अशोक की बनाया था, ये उपाधि दक्षिण विजय उन्होंने किया था, खानदेश वगैरह ये सारे, उसके विजय के बाद उसने क्या किया था कि ये अपना सम्राट का उपाधि धारण किया था। इस प्रकार से ये भी पार्ट हमारा ख़त्म हुआ। आगे का जो होगा अब हम लोग देखेंगे अकबर के समय विद्रोह क्या, कहाँ कौन कौन किसने हमने विद्रोह को तो दबाया था, अकबर के विद्रोह को देखेंगे कि अकबर के साथ किसने विद्रोह किया। अकबर की मृत्यु के बारे में देखेंगे कैसे हुई थी। उसके साथ में हम उसके चरित्र और इतिहास में कैसे अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट बनाया गया, उसको क्या क्या उसमें खूबियाँ थी, इस सारे को हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। क्योंकि जो भी जितने भी हायर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूजीसी नेट और हमारा यूपीएससी का जो आता है क्वेश्चन, इसी प्रकार के काफ़ी डीप में रहते हैं। उसके साथ और भी एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया आपने तो। थैंक यू वेरी मच।